Hi everyone, how's everyone doing today? Is everyone enjoying the weather? Okay, so welcome to India's first video note series YouTube channel. इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपने बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जिसको हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आपको सारे सब्जेक्ट टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर लीजिए और सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, कैलिब्रेशन एंड आपका वैलिडेशन। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कैलिब्रेशन की। अब कैलिब्रेशन में क्या होता है कि आपका जैसे इंस्ट्रूमेंट है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ें जो हमें नोटिस करनी है। जैसे ये इंस्ट्रूमेंट है या आपका कुछ भी, फॉर एग्जांपल कोई भी मशीनरी है या मशीन है, ठीक है, तो उसको सेट करना, मतलब आप नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में आप ऐसा समझिए कि कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, कोई मशीन है, उसको सेट करना ताकि अगर हम कोई भी रीडिंग ले रहे हैं या कोई भी रीडिंग उसके थ्रू आए तो उसकी वैल्यू जो हो वो रियल वैल्यू के क्लोज हो। जो हमें वैल्यू आई है ना, वो नियर बाय होनी चाहिए किसके, रियल वैल्यू के। उससे क्या होता है, हम इंस्ट्रूमेंट का मशीन को सेट करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, वैल्यू आए, वो रियल के नियर बाई हो। अब कैसे पता चलेगा, वैलिडेशन को समझो। अब वैलिडेशन में क्या होता है, हम कोई भी मेथड या टेक्निक को चेक करते हैं, समझे। अब ऐसे समझो, मतलब कि कोई भी मेथड है या कोई भी टेक्निक है जो हम यूज़ कर रहे हैं, उससे वो सही या कोई भी रिलायबल या रिपीटेबल है या नहीं, रिजल्ट जो आ रहा है क्या वो सही है या नहीं। उस मेथड को यूज़ करके, अगर हम जैसे ये मेथड को हम अगेन एंड अगेन यूज़ करें, बार बार यूज़ करते हैं, तो क्या वो रिजल्ट एक्यूरेट दे रहा है, तो वो होता है हमारा वैलिडेशन। अगर वो बार बार एक ही आंसर दे रहा है, एक ही रिजल्ट दे रहा है, इट मीन्स कि हाँ वैलिडेशन है, वैलिडेटेड है। अब कुछ चीज़ें हमें जैसे कैलिब्रेशन में समझनी होती हैं। जैसे कैसे करते हैं कैलिब्रेशन, आप क्या करोगे, आपके पास एक नोन कंसंट्रेशन रहेगा, ठीक है। नोन कंसंट्रेशन का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। नोन कंसंट्रेशन का क्या होगा, आपके पास एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रहेगा, आपकी कोर्स की कैलिब्रेशन कर्व बनेगा। कैलिब्रेशन कर्व बनने के बाद आप अपने टेस्ट की रीडिंग को लोगे, उसका कैलिब्रेशन कर्व बनाओगे, फिर अननोन को नोन के साथ कंपेयर करोगे, ठीक है। अगर आपका HPLC है, आप HPLC यूज़ कर रहे हो, तो किसी ड्रग के नोन कंसंट्रेशन के सैंपल को पहले आप मशीन से कैलिब्रेट करते हो, ठीक है। कैलिब्रेट करोगे जिससे कि एक आपके पास एक रिजल्ट आ सके। रिजल्ट आएगा, देन आप उसको किससे कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड से कंपेयर करोगे। और ये ना आपकी लैब्स में बहुत यूज़ होता है कैलिब्रेशन वैलिडेशन, तो इसको भूलना मत। अब आपका जैसे वैलिडेशन है, वैलिडेशन में हमारी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी, रोबस्टनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं। बस हमें एक अगर डिफरेंस जानना है ना, तो कैलिब्रेशन में आपके इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, ठीक है। कैलिब्रेशन में इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है, उसको बार बार एक तरीके से रूटीन वाइज चेक किया जाता है, कैलिब्रेट करते हैं। वैलिडेशन में मैथड्स को यूज़ करते हैं, कुछ मेथड्स और टेक्निक को यूज़ करते हैं जिससे कि क्या हो, कोई चेंजेस ना आए, कोई एक मेजर चेंज तो नहीं आ रहा है, कुछ अलग से तो नहीं हो रहा, तो वो चीज़ें हम किस में करेंगे, वैलिडेशन में करते हैं, ठीक है। ये हमारा कैलिब्रेशन और वैलिडेशन का एक छोटा सा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल समझिए या शॉर्ट समरी थी, जो समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे टाइम हम जब लैब में काम करते हैं ना, तो कैलिब्रेशन और वैलिडेशन हमें पता होना चाहिए। तो हम मूव करेंगे अपने नोट्स पे। नोट्स से हम क्यों नोट्स पे मूव करने वाले हैं, क्योंकि हमें एक एक चीज़ कवर करनी है अपने सिलेबस वाइज। ईजी पड़ जाएगा, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट होप ऐप को गूगल प्ले स्टोर ऐप से डाउनलोड करो, आप उसको वो फ्लेक्सिबल भी है, आप मूव भी कर सकते हो, नोट्स भी मिल सकते हैं। एग्जाम से पहले आपको कोई डिजिटली जब आपके पास है, तो बुक्स, नोटबुक्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट। तो नोट्स पे आ गए हैं, तो नोट्स पे हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले कैलिब्रेशन अभी हम समझ के आए कि एग्जैक्टली कैलिब्रेशन होता क्या है। कैलिब्रेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम एक इंस्ट्रूमेंट को
एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करने के लिए मजबूर करते हैं, मतलब उसको एक तरीके से सेट ऑन करते हैं, कॉन्फ़िगर करते हैं कि वो कैलिब्रेट हो और हमें एक अच्छा रिजल्ट दे सके, एक्यूरेट रिजल्ट दे सके। हमें एट द एंड ध्यान किस चीज़ का रखना है, एक्यूरेसी का या एक्यूरेट रिजल्ट का ध्यान रखना है। अब आपको एक्यूरेट पता कैसे चलेगा, आपका जो भी टेस्ट सॉल्यूशन है आप उसको कंपेयर करोगे अपने स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, तभी कैलिब्रेट कर पाओगे। ऐसे नहीं कर पाओगे। कैलिब्रेशन तभी होता है जब आपके पास ऑलरेडी एक गिवन स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है। अब जनरल प्रिंसिपल कैलिब्रेशन का क्या होता है, सबसे पहली चीज़ है ट्रेसेबिलिटी। अब कैलिब्रेशन को हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब हम उसको स्टैंडर्ड रेफरेंस से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम उसमें स्टैंडर्ड रेफरेंस देंगे जिससे ये पता चल जाता है कि हमारा कितना सही है जो चीज़ हम कर रहे हैं। कैलिब्रेशन में वो ज़रूरी है। अब रेफरेंस में आपका ट्रेसेबल टू नेशनल स्टैंडर्ड ले लो या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ले लो, वो डिपेंड करता है। फिर आपका एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आता है, और जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो आपका मेजरमेंट देगा जो एक्यूरेट भी रहेगा, प्रिसाइज भी रहेगा। एक बहुत थिन लाइन होती है, थिन लाइन बोल दो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में। एक्यूरेसी का मतलब है क्लोज टू रियल वैल्यू। वो क्या देगा, रियल वैल्यू के जस्ट साइड वाली वैल्यू देगा। प्रिसीजन का मतलब है कि रिपीटेटिवली वो सेम ही वैल्यू देगा। दैट डजंट मीन कि वो रियल वैल्यू होगी। तो हमें क्या करना है, वो एक्यूरेट भी दे साथ ही साथ प्रिसाइज रिजल्ट भी दे। फ्रीक्वेंसी ऑफ कैलिब्रेशन में रेगुलर इंटरवल पर उसकी यूसेज स्टेबिलिटी के बेसिस पर हम इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि इंस्ट्रूमेंट को सब बोलते हैं ना, आप लैब में काम करोगे, कैलिब्रेट योर इक्विपमेंट्स, कैलिब्रेट करो, कैलिब्रेशन है, कैलिब्रेटेड है या नहीं। ये चीज़ अगर इफ़ आपने काम किया है देन आपने ये चीज़ सुनी ही होगी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसकी वजह से कैलिब्रेशन में अफेक्ट देखने को मिलता है। अब वो अफेक्ट क्या हो सकता है, आपके अफेक्ट में जैसे कि टेम्परेचर इफेक्ट करता है, ह्यूमिडिटी अफेक्ट करती है, कोई प्रेशर है, उसकी वजह से कैलिब्रेशन को एक तो वो अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, हो सकता है, और वो कंट्रोल भी किया जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन चलेंगे, फिर डॉक्यूमेंटेशन में जो भी रैकेट्स है, आपके रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं, किसके हिसाब से, रेगुलेटरी कंप्लायंस के हिसाब से और साथ ही साथ क्वालिटी एश्योरेंस के बेसिस पर। अब टाइप्स ऑफ कैलिब्रेशन है, कितने टाइप्स के कैलिब्रेशन है। देखो सबसे पहले तो इक्विपमेंट कैलिब्रेशन आता है। इक्विपमेंट कैलिब्रेशन में हमारा कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको एक्यूरेट रीडिंग के लिए हम कैलिब्रेट करते हैं। अब जैसे इंस्ट्रूमेंट है पीएच मीटर, बैलेंस, पिपेट्स, ये सारी चीज़ें हमारे इक्विपमेंट कैलिब्रेशन में आती हैं, राइट। अब हमारा टेम्परेचर कैलिब्रेशन है। अब उसमें टेम्परेचर की जब बात की है तो एक्यूरेसी होनी चाहिए टेम्परेचर की, जिससे कि जो हमारा डिवाइस है, मेजरमेंट डिवाइस है, स्टोरेज या स्टेराइल प्रोसेस को वो प्रॉपर ले सके। ऐसा ना हो एक आपका स्टोरेज कंडीशन है, वहाँ का टेम्परेचर दिखा रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस है और बाहर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। मतलब टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आए कहीं ना कहीं तो वो भी प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। इसीलिए एक्यूरेसी टेम्परेचर में भी होनी ज़रूरी है। फिर प्रोसेस का कैलिब्रेशन, आपका जो इंटायर प्रोसेस है वो प्रॉपर काम कर रहा है, उसके लिए हम स्टैटिस्टिकल या मेजरमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं। देन आपका स्टैंडर्डाइजेशन कैलिब्रेशन है, जिसमें कंसिस्टेंसी पूरे प्रोसेस में बनी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन समझ गए ना, एसओपी और क्वालिटी कंट्रोल, उसमें ये चीज़ होती है। हमने ये चीज़ ना लास्ट में भी पढ़ी थी, लास्ट यूनिट्स में पढ़ते हुए आए हैं कि एग्जैक्टली स्टैंडर्डाइजेशन, एसओपीज़, ये चीज़ें क्या होती हैं। उससे हमारा एक प्रोसीजर ना एक्यूरेट रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, तो कंसिस्टेंट रहेगा कि हर जगह एक जैसा, कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। देन आपका नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन का स्कोप क्या क्या है। अब कैलिब्रेशन आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स पे यूज़ होता है, जैसे बैलेंसिंग के लिए आपका थर्मोमीटर्स हैं, प्रेशर गॉजेस हैं, पीएच मीटर है, फ्लो मीटर्स हैं, तो वहाँ कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है। उनका कैलिब्रेट होना इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरी होता है एक एक्यूरेट रिजल्ट के लिए। फिर इसको एक्सटेंड किया गया है कॉम्प्लेक्स सिस्टम में, जो थोड़ा सा, ये तो बहुत ही नॉर्मल या सिंपल वे में कैलिब्रेशन की बात की है, बट व्हेन वी मूव टू कॉम्प्लेक्स थिंग्स या कॉम्प्लेक्स सिस्टम में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे वो और ज़्यादा एक्सटेंड है। जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है, मेडिकल डायग्नोस्टिक्स हैं या इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग है, तो
वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कैलिब्रेशन का होना। अब पर्पस क्या है यार, देखो बहुत जो हमने डिस्कस किया है ना, वही चीज़ को इन्होंने और ज़्यादा खोलकर बताया है कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैलिब्रेट मेथड एंड प्रोसीजर्स क्या होते हैं। पर्पस आपको पता है कि इंस्ट्रूमेंट आपका एक एक्यूरेट रिजल्ट देना चाहिए, एक रिलायबल मेजरमेंट देना चाहिए किसी भी एक्सेप्टेबल रेंज में, एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ एरर या और अनसर्टेनिटी, उसके बीच में ही देना चाहिए, वरना वो नहीं है। तो वो कैलिब्रेशन प्रोवाइड करेगा, कैलिब्रेशन ही देगा ये सब चीज़ें। एक्यूरेसी इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन के थ्रू ही पता चलती है, क्या कंसिस्टेंसी रिपीटेबिलिटी है मेजरमेंट की, फिर ट्रेसेबिलिटी क्या है नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, तो वो मेंटेन होना ज़रूरी है। करेक्ट डिविएशन का आइडेंटिफिकेशन और करेक्शन दोनों ज़रूरी हैं। कंप्लायंस, देखो हर चीज़ जो है आपकी इंडस्ट्री में वो कंप्लायंस होनी चाहिए किससे, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से। कुछ भी हो, A to Z आपके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई QA में अगर देखा जाए, कुछ भी हो, वो कंप्लायंस होना चाहिए आपके रेगुलेटरी स्टैंडर्ड से। कुछ इधर उधर नहीं करना है, अपनी मर्जी से कोई छेड़छाड़ नहीं मचानी है प्रोसीजर्स में भी। कैलिब्रेशन के मेथड्स प्रोसीजर होते हैं। देखो कैलिब्रेशन अगर कर रहे हैं तो हम उसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के लिए टेस्ट के लिए रेफरेंस ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या है, रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए। आपके इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग आप किसी से तो कंपेयर करोगे। अब खुद ही देख लो, आपके मार्क्स अगर 80% आ रहे हैं, 90% आ रहे हैं, तो आप करते हो ना किसी से तो कंपेयर करते हो जिसके क्लास में हाईएस्ट होते हैं, या कोई एक रेफरेंस सेट कर चुका है कि यार भाई पिछले साल तो इतना परसेंटेज जो था वो गया था, अब की बार वो रेफरेंस आपके लिए सेट है, तो आप क्या करोगे, 80 से 85 पे क्रॉस करने की कोशिश करोगे। अब नॉर्मल वो अलग चीज़ हो गई, बट स्टैंडर्ड तो पहले से ही सेट है ना, तो आप उसको कंपेयर कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट को कि हाँ रीडिंग वही है। वही बात हो गई, शर्मा जी का लड़का इतने करके लाया है तो तुमने क्यों नहीं किया, तो वहाँ कंपैरिजन करा जाएगा रेफरेंस स्टैंडर्ड से। फिर एडजस्टमेंट किए जाते हैं। अगर कोई भी डिविएशन ऑब्जर्व की गई है पूरे टाइम पे इंस्ट्रूमेंट में, तो उसको अलाइन करना ज़रूरी है। अनसर्टेनिटी इवैल्यूएशन में कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो मेजरमेंट कॉन्फिडेंस है ना वो अफेक्ट होता है। जैसे आपके इन्वायरमेंटल कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसकी वजह से चेंजेस आते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, जो रैकेट्स हैं आपके कैलिब्रेशन स्टेप के, रिजल्ट, एडजस्टमेंट्स, वो देखने पड़ेंगे। आपके रेगुलर कैलिब्रेशन, रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलिब्रेशन होना ज़रूरी है। हर पीरियोडिकली देखा जाए या इंटरवल्स के बेसिस पर देखा जाए तो वो बहुत नेसेसिटी है या बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, ऐसा समझो। ट्रेसेबिलिटी वेरिफिकेशन की किस वजह से ये सर्टिफाइड, एक तरीके से आपको लिंक करना है मेजरमेंट को आपके रेफरेंस से या स्टैंडर्ड जो रेफरेंस है उससे लिंक करना है। इंपॉर्टेंस क्या है, एक्यूरेसी मिल जाएगी, रिलायबिलिटी रहेगी, रेगुलेटरी कंप्लायंस के हिसाब से चलेगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी और टाइम और कॉस्ट तो बचेगा ही बचेगा। देन आपका क्वालिटी इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। अब क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन इन फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, QA में क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली क्या होती है। क्वालिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करवाना, एक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट जो भी इंस्टॉल्ड है, ऑपरेट है या करेक्टली उसको परफॉर्म करना है किस तरीके से, तो वो क्वालिफिकेशन में आ जाता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन ऐसा समझिए, क्वालिफिकेशन एक डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन है जिसमें हमारा एक इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड रहता है, फिर उसका ऑपरेट होना, मेंटेन करना, वो एक प्रॉपर तरीके से परफॉर्म होगा। अब प्रिंसिपल क्या है क्वालिफिकेशन का, कि सबसे पहले तो हमें इंटेंडेड यूज़ या परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को डिफाइन करना है, बताना पड़ता है। आपको पूरी तरीके से बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली इसका पर्पस क्या है, इस इक्विपमेंट का या सिस्टम का क्या परफॉर्मेंस है, क्या एक्सपेक्टेशन है, ईच एंड एवरीथिंग आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा, उसमें रहेगा। फिर आपका एक क्वालिफिकेशन प्लान आएगा, एक प्रॉपर टेस्टिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा, फिर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहेगा, फिर उसमें डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये प्रिंसिपल्स हैं क्वालिफिकेशन के लिए। फिर कंडक्ट किया जाएगा क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट और एनालाइज किया जाएगा टेस्ट रिजल्ट को, फिर इम्प्लीमेंट किया जाएगा मॉनिटरिंग सिस्टम को। अब स्कोप और इम्पॉर्टेंस क्या है क्वालिफिकेशन की, अब ये बहुत ज़रूरी होता है फार्मास्यूटिकल, बायोटेक, मेडिकल डिवाइसेस, सब जगह, क्योंकि ये क्या करता है, आपके इक्विपमेंट सिस्टम को
लाइक फिट बनाता है कि वो बोलेगा हाँ भाई ये सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हो, इसीलिए हमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। रेगुलेटरी कंप्लायंस उसको फॉलो करता है, वो मेंटेन होना ज़रूरी है। इक्विपमेंट फेलियर के जो रिस्क हैं वो कम हो जाते हैं, क्वालिटी इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे कम होगा। फिर आपका जो प्रोसेस कंट्रोल एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिस्टेंसी वो भी बढ़ती है। तो इसीलिए हमारा क्वालिफिकेशन का स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। कितने टाइप्स के क्वालिफिकेशंस हैं? क्वालिफिकेशन में आपका डिज़ाइन क्वालिफिकेशन आता है, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशनल, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। तो डिपेंड करता है कि इनका काम क्या है। जैसे डिज़ाइन है तो उसमें आपका इक्विपमेंट या कोई सिस्टम है वो यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। इंस्टॉलेशन में मैन्युफैक्चर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करेक्ट इंस्टॉलेशन जो है वो वेरीफाई करता है या नहीं। ऑपरेशनल में जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग में होने चाहिए। परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन में कुछ नॉर्मल कंडीशंस हैं तो वहाँ पे क्या उसको एक्सप्लेन या डेमोन्स्ट्रेट होगा कि उसकी कंसिस्टेंट जो भी परफॉर्मेंस है वो है या नहीं। तो ये टाइप्स ऑफ क्वालिफिकेशन में आता है। फिर आपका वैलिडेशन आता है। आपके फार्मास्यूटिकल क्यूए में वैलिडेशन के क्या है? वैलिडेशन हमने क्या पढ़ा था? कुछ मेथड के बारे में था ना। अब वैलिडेशन हमारा एक ऐसा सिस्टमैटिक अप्रोच है जिससे हमारा प्रोसेस, मेथड, कोई टेक्निक कंसिस्टेंटली मतलब लगातार एक रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहली बार रिजल्ट दे दिया नहीं, दूसरी बार दिया नहीं, तीसरी बार दे दिया, चौथी बार दे दिया, ऐसा नहीं होता। उसमें वो रिलायबल रिजल्ट कंसिस्टेंटली देगा। अब कंसिस्टेंटली देगा तो वो आपके प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से मीट करेगा, तो वो क्या होगा? वो वैलिडेट हो गया, आपका मेथड, आपका प्रोसीजर सही काम कर रहा है। ऐसे सोचो, आपने स्टेप 1 फॉलो किया, स्टेप 2 फॉलो किया, 3 फॉलो किया, 4 फॉलो किया, सेम आपने मेथड को चेंज करके स्टेप फॉलो किया। अब फॉलो करने के बाद क्या इन दोनों का रिजल्ट और जो है प्रिसाइज है, एक्यूरेट है? अब अगर है तो देन इट मीन्स ये मेथड सेम वर्क कर रहे हैं एज अ स्टैंडर्ड की तरीके से। अब जनरल प्रिंसिपल हैं कि साइंटिफिक अप्रोच क्या है। वैलिडेशन में कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की ज़रूरत रहती है। फिर कंसिस्टेंसी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी रहेगा कि जो आपका प्रोसेस है उससे सेम रिजल्ट आ रहे हैं सेम कंडीशन में, मेथड्स देखने पड़ते हैं। कंप्लायंस होना चाहिए रेगुलेशन के हिसाब से, डॉक्यूमेंटेशन, रिस्क बेस्ड अप्रोच, ये सारी चीज़ें हमारे वैलिडेशन में आती हैं। वैलिडेशन का काम है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी, सेफ्टी मेंटेन रखना सही से, फिर वो रेगुलेटरी बॉडीज़ को, अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस को फॉलो करे, रिस्क कम हो, और उसको प्रोसेस को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए लाइक एनहांसमेंट हो जाता है वैलिडेशन के थ्रू, क्योंकि वहाँ पे क्वालिटी अफेक्ट नहीं हो रही है, वो सही से काम कर रहा है। फिर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। स्कोप ये है, प्रोसेस वैलिडेशन है जहाँ पे कंसिस्टेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होते हैं पूरे प्रोसेस में, तो वो मेक श्योर करता है सही से हो पाए। क्लीनिंग वैलिडेशंस में रेजिड्यूज या कंटामिनेंट्स का इफेक्टिवली रिमूवल हो जाना। देन आपका एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में जो एक्यूरेसी, प्रिसीजन है एनालिटिकल मेथड्स के, वो पूरी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करना। इक्विपमेंट वैलिडेशन में एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन होना, ऑपरेशन, मेंटेनेंस इक्विपमेंट का, वो ज़रूरी होता है। तो यहाँ स्कोप है वैलिडेशन का। टाइप्स ऑफ वैलिडेशन में आपके प्रोसेस, एनालिटिकल, क्लीनिंग, इक्विपमेंट वैलिडेशन, ये सब आते हैं। अब टाइप्स ऑफ वैलिडेशन में सबसे पहले प्रोसेस आता है, तो वो कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए है। एनालिटिकल जो रूटीन चेकअप चल रहा है, प्रोसेस वैलिडेशन में भी और पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं है, अलग अलग पार्ट्स हैं। उसमें आपका जस्ट एनालिटिकल मेथड्स में वो मेथड्स को देखता है कि उससे रिलायबल रिजल्ट आ रहे हैं, जब ये क्वालिटी कंट्रोल में जाएगा तब। क्लीनिंग वैलिडेशन, इक्विपमेंट वैलिडेशन, हर जगह क्लीनिंग का भी एक अलग है, कंटामिनेंट्स के हिसाब से, इक्विपमेंट्स का अलग है। अब जैसे प्रोसेस वैलिडेशन है तो वहाँ पे कंसिस्टेंट होना चाहिए, उसमें प्रोस्पेक्टिव, कॉन्करेंट, रेट्रोस्पेक्टिव, रीवैलिडेशंस, ये सब किस में आते हैं? आपके प्रोसेस वैलिडेशन में। एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन में वो कंफर्म करता है जो मेथड है क्या वो रिलायबल रिजल्ट बना रहा है क्यूसी के या नहीं। अब पैरामीटर्स में आपका एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपको जो करना होगा एनालिटिकल में। क्लीनिंग वैलिडेशन है जहाँ पे इक्विपमेंट है वो
पहले जो प्रीवियस प्रोडक्ट रेजिड्यू से उससे फ्री होना चाहिए, मतलब वहाँ पे उसका क्लीनिंग प्रोसेस सही से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले का सामान बच गया है या पहले का प्रोडक्ट का कंटामिनेशन रह गया है या रेजिड्यू रह गया, कुछ बचा कुछ पार्ट तो नहीं रह गया। तो उसमें हम स्वैब सैम्पलिंग, रिंस सैम्पलिंग, विजुअल इंस्पेक्शन ये सब करते हैं क्लीनिंग वैलिडेशन में। इक्विपमेंट वैलिडेशन में आपका जो इक्विपमेंट फंक्शन है क्या वो इंटेंडेड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चल रहा है या नहीं, जैसे आपका IQ, OQ, PQ है, हम अभी पढ़ के आए थे ऊपर, उसके हिसाब से है या नहीं। देन आपका वैलिडेशन मास्टर प्लान है। तो ये अब आप ऐसे समझिए मास्टर प्लान जहाँ आ रहा है तो कहीं ना कहीं किसकी डॉक्यूमेंट की बात हुई है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट इंक्लूडेड है। अब उस डॉक्यूमेंट में प्रिंसिपल, प्रोसेसेस, प्रोसीजर सब कुछ मेंटेन, वो रिटन फॉर्म में होगा, मेंटेन रहेगा कि ये मेक श्योर करेगा कि फैसिलिटी, प्रोसेस, सिस्टम क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से है या नहीं, आपके रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं। वो सारी चीज़ें हमारी किस में आ जाएंगी, वैलिडेशन मास्टर प्लान में आती हैं। आप ऐसा समझो ये आपका रोड मैप है कि एग्जैक्टली इस पॉइंट से स्टार्ट होके हम इस पॉइंट तक किस तरीके से पहुँचेंगे, वो सब मेंशन है आपका वैलिडेशन मास्टर प्लान में। अब इंट्रोडक्शन में आपको वैलिडेशन प्रोसेस का पूरा ओवरव्यू, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप देना पड़ेगा। रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में आपके रेगुलेशन, गाइडलाइन, स्टैंडर्ड्स रहेंगे। तो ये सारे जो की कंपोनेंट्स हैं हमारे वैलिडेशन मास्टर प्लान में वो हमें पता होने चाहिए। अब कैलिब्रेशन, पीएच मीटर का कैलिब्रेशन कैसे होता है। आपका पीएच मीटर है, आपको पता है क्या वो एक्यूरेट मेजरमेंट दे रहा है पीएच वैल्यू की, नहीं ना। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलिब्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। मतलब आप सबसे पहले अपने पीएच मीटर को कैलिब्रेट करोगे। आप ऐसा करो, 2 स्टैंडर्ड बफर सॉल्यूशंस बना लो। बफर सॉल्यूशन के लिए भी ना टैब्स आती हैं, तो आप क्या करो, उसको डिस्टिल वाटर में एक तरीके से ले लो, उसका एक सॉल्यूशन बना लो। बफर सॉल्यूशन बनाया, अब एक का पीएच जैसे यूजुअली 4 है, 7 है, 10 है, वो रखो। फिर उसके बाद रिंस कर दो, अपनी जो इलेक्ट्रोड्स हैं डिस्टिल वाटर से वॉश करो दे बिटवीन बफर सॉल्यूशन। फिर उनको मेजरमेंट करोगे, आप इलेक्ट्रोड को बफर सॉल्यूशंस में रखोगे। देन आपका जो डिजिटल मॉनिटर, लाइक डिजिटल डिस्प्ले है, उस डिजिटल डिस्प्ले पे आपका क्या आ जाएगा, वैल्यूज आ जाएंगी, पीएच वैल्यूज की एग्जैक्टली कितना है। अब वो सेट हो जाएगा क्योंकि बफर सॉल्यूशन तो एक होता है, अगर आपने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाए वो अलग नहीं होगा, 4 है तो 4 आएगा। वो मीटर रिस्पॉन्स करेगा, मैच करेगा नॉन बफर पीएच से। फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, अगर कुछ भी इधर उधर है तो स्लोप ऑफसेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे रीडिंग मैच करनी पड़ेंगी बफर पीएच से। देन आप उसको कैलिब्रेशन डेटा को रिकॉर्ड करोगे, डेटा, डेट, बफर सॉल्यूशन सब कुछ इंक्लूड होगा। फिर कैलिब्रेशन के बाद पे एक्यूरेसी को देखा जाता है एडिशनल बफर सॉल्यूशन के साथ कि वो विद इन मेजरमेंट रेंज में है या नहीं। अब वही ये प्रिपरेशन करोगे, रिंस करोगे, मेजर करोगे, एडजस्ट करोगे, डॉक्यूमेंट करोगे, वेरीफाई कराओगे। ये पूरा प्रोसेस होता है पीएच के कैलिब्रेशन का। अब इससे क्या है, आपका पीएच मेजरमेंट से एक आपको क्या मिलेगा, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी मिल जाएगी। क्रिटिकल रहता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, ज़रूरी है वहाँ पे आपका। फिर आपका जो क्वालिफिकेशन है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, वहाँ क्या होता है, जैसे कि क्वालिफिकेशन में आपका जो यूवी है वो स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं। जैसे आपका क्या है, यहाँ क्वालिफिकेशन स्टेप्स हैं, तो डिज़ाइन क्वालिफिकेशन, इंस्टॉलेशन, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, तो ये सब आ जाता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं, क्या इसका इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर या नहीं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, क्वालिफिकेशन स्टेप्स में आती हैं। टिपिकल टेस्ट क्वालिफिकेशन में आपका वेवलेंथ एक्यूरेसी चेक कर ली जाएगी, फोटोमेट्रिक एक्यूरेसी, मतलब अलग अलग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस को लेकर इनको चेक किया जाता है। स्ट्रे लाइट रिजोल्यूशन टेस्ट, ये सारे क्वालिफिकेशन के टिपिकल टेस्ट हैं। देन जनरल प्रिंसिपल ऑफ एनालिटिकल मैथड्स ऑफ वैलिडेशन। अब जैसे आपके एनालिटिकल मेथड्स हैं या एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन है, वो ये कंफर्म करेगा जो टेस्टिंग के लिए या कोई भी आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, A to Z जो भी हम परफॉर्म करते हैं, क्या वो मेथड या उसका जो मेजरमेंट है वो इंटेंडेड यूज, जो जिसको हम यूज़ करने वाले हैं, क्या उससे एक सूटेबल रिजल्ट आ पाएगा।
उसके लिए क्या होता है, हम एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन का प्रोसेस को यूज़ करते हैं। वो कंफर्म करते हैं कि जो आप मेथड या प्रोसीजर यूज़ करने वाले हो टेस्टिंग के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्या वो सही है या नहीं। आपने लैब में प्रोसीजर्स फॉलो करते हो तो वो वैलिडेटेड रहते हैं, पहले से ही कंफर्म्ड मेथड है कि आप इसको यूज़ करोगे तो आपका एक प्रिसाइज रिजल्ट आएगा, एक्यूरेट रिजल्ट आना ही आना है। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है वैलिडेशन पैरामीटर्स में, जैसे एक्यूरेसी, प्रिसीजन, स्पेसिफिसिटी, लीनियरिटी, तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। फिर आपका वैलिडेशन प्रोसीजर है, आपको मेथड पर्पस को डिफाइन करना है, लाइक उसके क्राइटेरिया को क्लियरली मेंशन करना है कि एग्जैक्टली ये क्यों है, पूरा प्रॉपर तरीके से। फिर डिटेल वैलिडेशन का प्रोटोकॉल डेवलप किया जाएगा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, एक्सपेरिमेंट का कंडक्शन होगा, कलेक्ट किया जाएगा डेटा को, फिर एनालाइज करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे वैलिडेशन रिपोर्ट को क्लियरली उस सारे पैरामीटर्स, रिजल्ट और कंक्लूजन के हिसाब से। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, यहाँ पे सब चीज़ें काउंट होनी ज़रूरी है।